नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान इस वक्त खुलकर डर का इजहार कर रहा है। उसे पता है भारत ने पिछले हमलों का बदला लेने में कभी कोई भूल नहीं की और ना ही भारत भूला है, और अब भी उसकी नजरें सख्ती से जमीनी हकीकत पर टिकी हुई हैं। आतंक आका पाकिस्तान जो कि बार बार सीमा पर उकसाने की कोशिश कर रहा है, इस बार समझ गया है कि भारत के हाथ खाली नहीं है और पाकिस्तान ने जो ये कायराना हरकत की है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। वो हर कदम पर अपनी कमजोरी छिपाने के लिए गीदड़ भपकियां दे रहा है, लेकिन सच ये है कि उसकी ये हरकतें सिर्फ उसकी खोखली ताकत को उजागर करती हैं। भारत का मैसेज क्लियर है, आतंकवाद और उसकी हर हिमाकत का खात्मा किया जाएगा, और गुस्ताखी करने वालों को समझ लेना चाहिए कि भारत बदला लेने में अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। चाहे वो पुलवामा का बदला हो, उरी का बदला हो या फिर पहलगाम का बदला हो, हमने हर बार बदला लिया और इस बार भी बदला होगा, और ये बात पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है। आज इसी पर करेंगे इंटरनेशनल डिबेट। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। भारत के किसी भी एक्शन से पहले पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसे बयान दिए हैं जिससे साफ होता है कि उनका मानसिक संतुलन खतरनाक दौर में डगमगा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भपकी दी है। आसिफ ने दावा किया है कि उनकी सेना दो मोर्चों पर, यानी कि पूर्वी सीमा पर भारत और पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान तालिबान के साथ फुल फ्लेजेड वॉर के लिए तैयार है। ऑलरेडी हमें इल्म है चीजों का जो है, एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस बोथ ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर जो है, जो दुश्मन जो है, हम उसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मदद से करेंगे। पहले भी अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही है, अब भी मदद शामिल हाल रहेगी। ये लोग जो हैं ये बिल्कुल, अगर ये चाहते हैं कि फाइनल राउंड हो और ऑल आउट जो है एक हॉस्टिलिटी शुरू हो जाए, तो उसके अलावा क्या चाह रहा है हमारे पास। पाकिस्तान की दो निवाले की औकात नहीं है और बात दो जंग की कर रहा है। पाकिस्तान की कमजोरी उसकी आतंकी आश्रय भूमि और लगातार बढ़ती अंदरूनी आर्थिक अस्थिरता भी है, जबकि भारत की मजबूती उसकी सशक्त सेना, आधुनिक तकनीक और मजबूत अर्थव्यवस्था है। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसी तैयारियां इसकी जीती जागती मिसाल है, जो भारत को हर संकट में निर्णायक जवाब देने में सक्षम बनाती है। भारत का मैसेज क्लियर है, कोई भी चुनौती हो, हम पूरी ताकत और रणनीति के साथ तैयार हैं। पाकिस्तान को पता है जवाब आएगा, लेकिन जवाब कब जाएगा, जवाब कब दिया जाएगा, यह तय भारतीय सेना, भारत की सरकार करेगी, और सरप्राइज एलिमेंट इसमें बहुत जरूरी माना जाता है। भारत की योजना पूरी तरह से सुविचारित और रणनीतिक है। हमारी सेना पूर्व और पश्चिम दोनों सीमाओं पर अलर्ट है, लेकिन भारत की नीतियां केवल प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है। भारत के खुफिया तंत्र और सेना की सशक्त तैयारियों ने पाकिस्तान के दावों को हवा देने का मौका ही नहीं दिया। भारत का फोकस है सटीक, सीमित और निर्णायक कार्रवाई। भारत ने पिछले वर्षों में अपनी सीमाओं पर अत्याधुनिक हथियार और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। कोई भी तनावपूर्ण स्थिति आई हो तो भारत न केवल जवाब देने के लिए तैयार रहा है, बल्कि पाकिस्तान को उसकी करनी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। पाकिस्तान की मानसिकता इस वक्त डर और घबराहट की तरफ बढ़ रही है। लगातार आतंकी हमलों और आतंकी समूहों को पनाह देने के कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हो चुकी है। भारत की दृढ़ता और कूटनीतिक दबाव के चलते पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग भी रहना पड़ा है। इसलिए पाकिस्तान की गीदड़ भपकी उसकी कमजोरी का संकेत देते हैं। भारत के पास न केवल मजबूत सैन्य बल है, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक ताकत भी है। ये सारी ताकतें मिलकर पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम कर रही हैं। भारत की रणनीति साफ है, कोई भी युद्ध यदि होता भी है तो सीमित होगा, पर प्रभावी और निर्णायक होगा। और इस बार जो पीओके से काम किया है इन लोगों ने, तो पीओके में इस बार फिर से आतंकी अड्डों पर कार्रवाई होगी। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, और बहुत जल्द होगी। पाकिस्तान की हर चुनौती का जवाब, हर आतंकी हरकत का जवाब भारत के जवान देने के लिए तैयार हैं, सशक्त भारत देने के लिए तैयार है। इस वक्त जरूरत है संयम की, लेकिन साथ ही साथ सतर्कता और सटीकता भी जरूरी है। भारत ने हमेशा अपनी सीमाओं की रक्षा की और करता रहेगा। कोई भी गीदड़ भपकी भारत को पीछे हटाने या भयभीत करने में कामयाब नहीं हो पाएगी, या कोई भी गीदड़ भपकी भारत के एक्शन को नहीं रोक पाएगी जो आतंकियों पर एक्शन होना है। पाकिस्तान की हर कोशिश
बेअसर रही है, बेअसर होगी। युद्ध के इस सियासी खेल में भारत का प्लान साफ है कि मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे और इस बार फिर मारेंगे। पाकिस्तान चाहे तो रोक सके तो रोक ले, जो कि उसकी औकात नहीं है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा मेजर जनरल अभय कार्की हमारे साथ होंगे, मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ होंगे, सीए डॉक्टर अमन चुग हमारे साथ होंगे, भू राजनीतिक विश्लेषक और निपुण आलम बयान हमारे साथ होंगे, विदेश मामलों के जानकार। मलिक साहब, आपका बहुत स्वागत है और तमाम पैनलिस्टों का भी स्वागत करेंगे। पहले मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, बात पीओके का कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है और ये एक्ट ऑफ वॉर ये पाकिस्तान भी जानता है, इसलिए पाकिस्तान बौखलाहट में, हड़बड़ाहट में, डर की वजह से कह रहा है हम दो मोर्चे पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। दो वक्त की रोटी की औकात नहीं है, दो मोर्चों पर जंग की बात कर रहा है। विवेक, नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान एक दिन कहता है कि हम युद्ध की जंग के लिए तैयार है, अगले दिन उसके जो जनरल्स है, उनके प्रधानमंत्री है, उनकी टांगे कांपने लगती है। एक दिन वो कहता है कि हम किसी से नहीं डरते, हम जो जज्बे वाली कौम है, अगले दिन वो भूखों मरता है और भीख मांगने लगता है। देखिए, पाकिस्तान एक कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड पीस ऑफ लैंड है। ये ना तो देश है, ना नेशन है, ना इसके अंदर कोई जज्बा सजबा है। ये लोग बिके हुए लोग हैं। लोग, वहां की आवाम को मैं थोड़ा अलग करता हूं, लेकिन जो वहां की सत्ता पर काबिज है, जिनके हाथ में वहां का रिमोट होता है, ये रिमोट के तहत दुनिया भर को भभकियां देते हैं। अपना एमिनेशन, आर्टिलरी 2 पैसे के लिए जाके उस देश को बेच के आते हैं जिस देश से ये घृणा करते हैं। मेरा मतलब इजराइल से है। इन्होंने अपने सारे वो काम किए हैं, अपने उम्मा को लेके कोशिश करते हैं कि जो उम्मा हम है, हमारे मुस्लिम बरादर हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो फिर 30,000 जनरल जिया उल हक क्यों मार के आते हैं इसराइल के सामने, वहां पे जब 1970s के दशक में उधर फिलिस्तीन को मार के आते हैं? अगर आपके अंदर इतनी ही हिम्मत है तो लेके आइए ना, सब लोगों को अपने यहां पे फंसाइए। आप अफगानियों को खुद निकाल रहे हैं, वो तो आपके बिरादर भाई है। आज अफगानी हिंदुस्तान के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने रियलाइज कर लिया है कि हमारे हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुक है, वो ही तुम्हें जिंदगी का जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं। अब हमको गीतर भबकी दे जाते हैं। दिल्ली में मैं बताता हूं विवेक, दिल्ली के जो कनेक्शन है, इनके कनेक्शन, इनके तार जुड़ेंगे। कुछ कुछ खबरें ये आ रही हैं कि अब पाकिस्तान ने अपने हैंडलर्स को विदेशों में बैठाना शुरू कर दिया है। मसलन तुर्की, हम जानते हैं तुर्की हमारा कितना खैरम ख्वाह है, हमारा कितना बड़ा वेल विशर है। अब इनके हैंडलर्स, जो ये लोग हैं जो सामने आ रही है, इनके जो डॉट्स हैं, वो डॉट्स ये लिंक कर रहे हैं कि अपने ऊपर ब्लेम ना आए, इसलिए इनके हैंडलर्स को, इनके जो कंट्रोलर्स है, रिमोट कंट्रोलर्स, इनको बैठाइए विदेश में, दूसरे देश में, शायद यूरोप में भी बैठा देंगे कल। ये बात ये है कि इनकी गिदत भबड़ियों का हमारे पास कोई असर नहीं पड़ता। भारत की जो डिस्पेंसेशन है, प्रेजेंट सरकार है, इसको ये पढ़ने में बार बार गलतियां करते हैं। प्रधानमंत्री साहब ने जो कहा है उसको बस समझने की देर जरूरत है। कहां आएगा, कैसे आएगा रेस्पॉन्स, किधर से आएगा, नोबडी नोज। और आई थिंक ये ही एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन, डिप्लोमेट और एक अच्छे ऑपरेशन की सफलता का एक क्रक्स होता है, एक फॉर्मूला होता है। इनको देने दीजिए जितनी भभकियां हैं, ये हमेशा भभकियां, गीदड़ भभकियां देने के तो मास्टर हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने के ये लोग मास्टर हैं। लेकिन हमको नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो दिन चले गए कि ये धमकियां देते थे और हम इनको हाथ बढ़ा के चुपचाप बैठ जाते थे। सबसे बड़ा मुंबई पर जो अटैक हुआ, इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता आतंकवाद का किसी भी देश के ऊपर। उस कलंक को भी हमने सहा है, क्योंकि पाकिस्तान की धमकियों और इंटरनेशनल प्रेशर के सामने हमने घुटने टेके। इसको स्वीकार करने में मुझे तो कोई अफसोस नहीं है। मैं एक सिटीजन हूं और एक सिटीजन के कारण जितनी मैं एनालिसिस करता हूं, मुझे शर्म आती है उन दिनों को याद करके कि हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद उन दिनों नहीं किया। उन दिनों हमने अपने आप को क्यों रोका? ऐसी क्या मजबूरियां थी इस देश के सामने कि वहां पे रोका? अब ये लोग हमें बार बार भभकियां दे रहे दीजिए, थोड़े दिन बाद इनकी गीदड़ भभकियां चुप हो जाएंगी। फिर 3-4 महीने बाद जब इनको थोड़ा पैसा मिल जाएगा बोलने का, फिर दोबारा से ये बोलना, इनको फिर भाषा मिल जाएगी, फिर बोलेंगे ये लोग। लेकिन इनकी भभकियों से हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। रेस्पॉन्स आएगा, किधर से आएगा, कब आएगा, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम एंड मैटर ऑफ सीक्रेसी। रेस्पॉन्स बिल्कुल मिलेगा सर, और सूद समेत मिलेगा जी। और ये बात सभी जानते हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्की सर, आपका भी स्वागत है। मेजर आशीष, आपका भी स्वागत है। अमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और
आलमयान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब चुग साहब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, अभी कुछ बांग्लादेश में भी पका रहे हैं लोग, कुछ तुर्की में भी पका रहे हैं। तुर्की से हमारा अपाचे का जो कंसाइनमेंट 3 अपाचे का हमको मिलने वाला था, उसने तुर्की ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी, तो वो कार्गो वापस लौट गया। तो ये कुछ पका तो रहे हैं फिर से, और मुझे लगता है कि इस रिस्पांस के बाद फिर उधर से भी कुछ हरकत हो सकती है। बिल्कुल जी, नमस्कार है, जय भारत है। जय भारत। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग 3-4 मुद्दे आते हैं। मे बी आप जितना समय अलाउ करेंगे मैं उसके हिसाब से उसको मैनेज करने की कोशिश करूंगा। पहला मुद्दा ये आता है कि ऑब्वियसली कैसे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज बीन फाइनेंस्ड थ्रू क्रिप्टो करेंसी। ये जो पूरा जो चीज़ें जो नेक्सस जो क्रिएट किया गया एंड जिस तरीके से ये जो बॉम्ब एक्सप्लोजिव्स वगैरह जो इकट्ठा किया गया है, वहाँ पे क्रिप्टो का एंगल आता है। दूसरा, अमोनियम नाइट्रेट इतनी मात्रा में फर्टिलाइजर्स के थ्रू ही आप ले सकते हैं, और फर्टिलाइजर्स वेयर हाउसेस कहाँ कहाँ हैं वो आप सब समझते हैं। वहाँ वहाँ से यानी कि सप्लाई किया जा रहा है, जहाँ पे कई हो सकता है, मैं कहना नहीं चाहूँगा, बट स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, कई लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व। तीसरा, यहाँ पे आप ये भी समझें कि ये जो एक्शन था ये कहीं ना कहीं वॉज नॉट द ट्रिगर पॉइंट फॉर मे बी, जैसे हमने देखा कि वो एकदम से प्री प्लान्ड ब्लास्ट हो गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 14 नवंबर यानी कि कल, जहां पे बिहार इलेक्शन के ऑलरेडी एक एग्जिट पोल्स आ रहे हैं कि एनडीए जीत रही है, और एनडीए जीतने के बाद सारे जो हाई कमांड है वो कहां पे इकट्ठे होते हैं, तो ये 3000 किलो का जो अमोनियम नाइट्रेट है वो मे बी 150-200 करके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जब पहले ये करते थे 2004 से 2014 वैसा ही ये सीरीज कराते, मगर इनका वो प्लान नहीं था, इनका प्लान कुछ और बड़ा था। तो मेरे को लगता है कि भूमिका मैं आपको 3-4 एंगल दे रहा हूँ। चौथा एंगल जो ये है कि देखिए, आप समझ सकते हैं कि जब वो एग्जिट पोल्स आते हैं तो ये भी बताया जाता है कि कहाँ पे हलवा बन रहा है, कहाँ पे बटेगा, कहाँ पे लड्डू बन रहा है, कहाँ पे बटेगा, एंड वो राइजन वाला एंगल आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में, इफ नॉट हियर, पॉसिबिलिटी वाज इवन फॉर क्रिटिकल डेट्स इन दिसंबर एंड जनवरी, जब राम मंदिर बना एंड कैसे कैसे वो बना, एंड वहां पे प्रसाद बनेगा। आप समझ सकते हैं जो मैं एंगल देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे जैसे ये एंगल खुल रहा है, यहाँ पे क्रिप्टो की जो सप्लाई है वो यूएस की इन्वॉल्वमेंट भी क्लियर लफ्जों में दिखाता है। एंड अभी रिसेंटली आप देखें S-400, जिसके आप इसे ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी मान के चल रहे हैं? पूरी ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, और मैं सिर्फ टर्की तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा अपने आप को, मैं तो बियॉन्ड दैट जा रहा हूं। क्योंकि यूएस में जब ये पहलगाम में जब मारा गया, तो उससे पहले ही ट्रम्प के जो स्टीव विटकॉफ हैं, ये सारे लोगों ने ऑलरेडी पाकिस्तान को क्रिप्टो हब ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बनाने का जो प्लानिंग कर रखी है, और क्रिप्टो के थ्रू ही पेमेंट करने का मतलब यह है कि ट्रेसेबिलिटी ना हो कि पेमेंट कहां से किसको जाई जा रही है। एंड ऑब्वियसली ये जो राइसिन है, ये मैं और आप, ये जो कैस्टर की जो सीड्स है, मैं और आप घर पे बैठ के नहीं बना सकते, हमें लो कॉस्ट लैब्स चाहिए। तो लो कॉस्ट लैब्स का एक नेटवर्क क्रिएट किया गया, एंड लो कॉस्ट लैब्स को पेमेंट किस तरीके से मिलेगी, वो क्रिप्टो के थ्रू, ताकि आप ट्रेसेबिलिटी ना कर पाए। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्स्पिरेसी छोटी थी, एंड दिस स्टार्टेड नॉट विद हेयर। जो 10 दिन पहले जो जीपीएस स्पूफिंग शुरू करी, वहां से वो प्लान था। तो यानी मैं नटशल में कहने की कोशिश करता हूं, एक तरफ टेक्नोलॉजिकल वारफेयर इन्होंने क्रिएट करा, जो कि थैंकफुली हम बच गए, वी वर ऑलरेडी मतलब वी वर अहेड ऑफ देम, जो वो सोच पाए। दूसरा, उन्होंने फिर बायो वॉरफेयर भी प्लान किया, और तीसरा एक्सप्लोजिव वॉरफेयर। तो तीनों केस में मतलब ये पूरा एक्ट ऑफ वॉर, ऑलरेडी वो चाहते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर कह के भारत अटैक करे, बिकॉज दे वांट कि भारत इन्वॉल्व हो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में, ताकि उसकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डगमगाए। दैट इज आइडिया। मतलब मेन टारगेट है इंडिया के इकोनॉमी को हिट करने की। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान तो लतखोर तो है ही, वो पैदाइशी लतखोर है, और लात खाने की आदत है उसकी। वो किराए के लिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी में जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उधर से फंड मिला हो आपका, आप कर लो वॉर, हम आपको फंड कर देंगे। क्या दिक्कत है? यूक्रेन लड़ रहा है रशिया से 3 साल से, अभी भी लड़ा जा रहा है। तो यूक्रेन के पास इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है, इतने पैसे हैं, लड़ रहा है फिर भी वो, और रशिया को फंसाए हुए। मैं कार्की सर से इसका रिस्पांस चाहूंगा कि अभी तक वो कैसे देख रहे हैं इस पूरे केस को। कार्की सर। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर।
ये जो पूरा प्रकरण अभी तक हुआ है, इसमें जो चीजें सामने आई हैं, अगर देखा जाए, ये एक लंबी प्लानिंग वाली कॉन्स्पिरेसी है। इंटरनेशनल एंगल इसका स्थापित हो चुका है, जैसा भी बताया गया था। तुर्की और अफगानिस्तान का भी नाम आ रहा है जहाँ पे वो अभी जाके छुपा है। तो ये 2022 से कहते हैं, ये जो रेडिकलाइजेशन और ये प्लानिंग और जो स्टॉकिंग चल रही थी और अपने मॉड्यूल्स को प्लेस करना, अभी तक आप अगर देखें तो ये एक ही मॉड्यूल, फरीदाबाद मॉड्यूल जो है, ये डॉक्टरों का मिला है। लेकिन इसकी जड़ें कश्मीर से होते हुए वो जैश ए मोहम्मद को जुड़ रही है, क्योंकि पीओके ये हेडक्वार्टर। शहीद, हाँ, जो जैश ए मोहम्मद का इसमें बड़ा हाथ आ रहा है। लेकिन जैसे बताया गया था कि इसकी जो मीटिंग्स हुई हैं वो तुर्की में हुई है। तुर्की और पाकिस्तान तो बिल्कुल भाई भाई हैं, और उनका आपस में होना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसलिए भी जैसे सही बताया था, पाकिस्तान नहीं चाहता कि हिंदुस्तान इस बार एकदम से उंगली पाकिस्तान की तरफ कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ लगा सके, इसलिए उसने प्लानिंग जो थी वो तुर्की से कराई गई थी। और एफएटीएफ की भी उसको बहुत ज़्यादा डर है कि अगर एकदम से कंक्लूसिव प्रूफ आ जाता है तो एफएटीएफ की फंडिंग उसकी, सॉरी, ग्रे जोन में आ जाएगा, आईएमएफ की फंडिंग उसकी ख़त्म हो जाएगी। अब आप हिंदुस्तान के अंदर अगर आ जाइए तो ये जो इसके कोई भी जो एक्शन होता है, एक्टिविटी होती है, उसका एक इंटेंट होता है, एक पर्पस होता है कि क्यों ये हुआ है। तो रेडिकलाइजेशन तो एक प्रोसेस है, लेकिन इंटेंट क्या है? ये जो सो कॉल्ड आउटसाइड पावर्स हैं, जो कि नहीं चाहती कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, इंडिया की प्रोग्रेस के स्पोक लगे, उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में, और एक हमारे से खुंदक लेके, टू नेशन थ्योरी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर, एंड बाबरी मस्जिद जो था उसको शहीद किया गया था, उसका हम बदला लेंगे, उसी स्केल पे हम राम मंदिर को उड़ा देंगे। तो ये तो यहाँ का एक थॉट प्रोसेस चल ही रहा था। लेकिन इस आग में जो रोटी सेकना है वो अमेरिका भी सेकेगा, वो चाइना भी सेकेगा, और अपनी तरफ से उनको जो करना है, अपने वो हेल्प देके इन चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल वो जो तार हैं, तुर्की तो है ही है एग्जीक्यूशन स्टेज में। और ऊपर से अगर देखा जाए, जो फंडिंग ये अल फलाल यूनिवर्सिटी की है, ये तो सऊदी अरब और कतर की तरफ से इसकी फंडिंग हुई है और इसको लगाया गया है। तो इसमें बहुत सारे विदेशी तार जुड़े हुए हैं। अब किसका क्या मकसद था, लेकिन सब के सब अलाइन होके इस पे आ गए हैं कि हिंदुस्तान की अगर प्रोग्रेस रोकनी है, अगर मुसलमान और हिंदुओं के बीच में एक सिविल वॉर की सिचुएशन करा दे, तो हिंदुस्तान की प्रोग्रेस रुक जाएगी, सिविल सोसाइटी खराब हो जाएगी। बाहर से जो चाइना से शिफ्ट होकर इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, और ऊपर से इंडिया की जो प्रोग्रेस है उस पर भी एक बाधा लग जाएगी। और जो एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट है, जो कि मुनीर बोलते रहते हैं कि हमने बदला लेना है, ये आपके बाबरी मस्जिद वाला जो बदला लेना है, उसके लिए आपको एक यूजफुल प्रिपेयर्ड मटेरियल पहले ही आपको मिल रहे हैं, लोग बाग रिसोर्सेज वगैरह मिल रहे हैं जो आपके इस काम का सपोर्ट करेंगे। तो एक जो आइडियोलॉजिकल रिफ्ट को और इंडिया को बांटने का जो मकसद है, इंटरनली जो लोगों के अंदर एक जज्बा तो नहीं कहूँगा, बल्कि एक बदले लेने की, कुछ एक रेडिकल कम्युनिटी में बदला लेने की जो एक जज्बा है, उसको लोगों ने मौके पे लिया है, उनको फंड किया है, प्लान किया है, और इस स्टेज पे आ गए हैं। और ये एक मॉड्यूल नहीं है, ऐसे और भी मॉड्यूल होंगे। और जहाँ तक ये वाले मॉड्यूल का सवाल है, इन्होंने जो 3000 केजी एक्सप्लोजिव अपने साथ रख लिया था, उसके से कहते हैं कि 32 जगह पे वो ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि इत्तफाकन जो आपके कश्मीर में पोस्टर लगाते हुए जो पुलिस को एक टिप मिली, और वहाँ से उन्होंने मौलवी को पकड़ा और वहाँ से इनके नाम पता लग गए, लॉन्च किया था, उसके बाद सब खुला। अजीब सा हादसा है कि आप दिल्ली के पास हरियाणा के बीच में कश्मीर के डॉक्टर बार बार आ रहे हैं, और इनमें से एक डॉक्टर वो भी था जिसको कश्मीर से निकाला गया था फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, और उसको ये यूनिवर्सिटी ले रही है। ये यूनिवर्सिटी कहाँ से आई है, कहाँ से इसकी फंडिंग हुई है, कौन इसका? हैदराबाद का एक बंदा है जिसने ये यूनिवर्सिटी खोली है, जो कि वहाँ से
भी कुछ गलत काम करके आया था और ये यूनिवर्सिटी ने अपना एक्रेडिटेशन भी ठीक से नहीं किया है। तो ये ऐसे बेसिस जैसे यहाँ पे बना है ये अल फला यूनिवर्सिटी जो भी है, वैसे ही और जगह भी होंगे। अभी हमें ये 2.5 का जो 0.5 वाला फ्रंट है, इसको लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। शक्तियां जो बाहर है इस 0.5 फ्रंट को जो है इसको ये ताकत दे रहे हैं और हमारे बीच में ये सब वो कुछ हो रहा है। देखिए सर, हमें हमारी एजेंसीज हमारे को इतिहास में मीर जाफर और पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं चलेगी। मीर जाफर और जयचंदों की कोई कमी नहीं रही है हमारे देश में, और वो एक बड़ा प्रॉब्लम भी है और एक हाफ फ्रंट भी है, जैसा कि हमेशा चर्चा की जाती है। लेकिन पहले ये जो उकसाने वाले बैठे हैं इनका तो इलाज करें पुख्ता तरीके से। मेजर साहब, उसके बाद मैं निपुण भाई आपके पास आ रहा हूं। मेजर साहब, क्या कैसे इलाज करें? वो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हम ये जो ऐसी घटनाएं हैं इनको इतने वर्षों से देख रहे हैं। बात होती है रिस्पॉन्स की, असली चीज वही है। बाकी सब बातें जो हैं वो बेमायने हैं कि हमारे पास कितने सबूत हैं, क्योंकि कोई हम कोर्ट में केस दायर करने तो जा नहीं रहे कि भाई हम जो है सबूत लेकर के जाएंगे कि देखो भाई पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे हैं, अब इनके खिलाफ मुकदमा चला और इनको जो है सजा दे दो। ऐसी कोई अदालत नहीं है। अदालत हम खुद हैं, फैसला हमें खुद करना है और सजा भी हमें खुद देनी है। तो ये सबूत होना सबूत नहीं होना ये हम लोग 20 साल से सुन रहे हैं और पूरा दुनिया भी इस चीज को देख रही है। सारा कुछ डिपेंड करता है कि एक देश कैसे रिस्पॉन्ड करता है एक ऐसी सिचुएशन को लेकर के। जब तक आपकी एक अग्रेसिव पॉलिसी नहीं होगी, आप ऐसे ही मात खाते रहेंगे। हर 3, 4, 6 महीने में ऐसे धमाके होंगे। आप एक लिमिटेड ऑपरेशन प्लान करेंगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। उससे सुर्खियां बन जाएंगी टीवी चैनलों पे कि आपने जो है 2 कैंप 10 कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए, पर वो पेड़ को जड़ से उखाड़ने से वो जो पेड़ है खत्म होता है, उसके कुछ फल या कुछ टहनियां काटने से आपको सुर्खियां मिल सकती हैं, वो फिर से उगाएंगी। और जो आप देख रहे हो कि अभी जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था उसे रोक दिया गया था। तो जब तक सारा कुछ डिपेंड करता है कि एक देश कैसे रिस्पॉन्ड करता है, जब तक आप उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जहां भी बात हो रही है कि भाई हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, अगर साहब ये हमको अगर पाकिस्तान से लड़ाई में जाना है तो हमें एक फुल फ्लेज्ड वॉर में जाना है। हम वो लिमिटेड वाले वो नहीं हो सकते, ये अनलिमिटेड होना चाहिए, तब आपको उसमें कुछ हासिल होगा। अदरवाइज वो केवल टीवी चैनलों की कुछ दिन की डिबेट है और कुछ दिनों की चर्चा है और उसके बाद आप वापस वहीं खड़े होंगे जहां से आप चलना शुरू किए थे। तो मेरा ये मानना है कि इट हैज टू बी एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्योंकि आप मैसेज केवल पाकिस्तान को नहीं देते, आप पूरे विश्व को मैसेज देते हैं। अगर यही चीजें इजराइल में जल्दी कोई क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि उनको मालूम है कि हम इधर से करेंगे और उधर से रिस्पॉन्स इमीडिएटली आ जाएगा। हम यहाँ पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसा कोई नैरेटिव भारत की इमेज नहीं है, ऐसा हमारे कुछ सोच नहीं है, इसीलिए हमारे ऊपर इस तरीके से चीजें बार बार हो रही हैं। और वो भी एक ऐसा देश जो हमसे हर लिहाज में कमजोर है, हमसे पीछे है। अगर उसकी इतनी हिमाकत है तो आप ये समझिए कि चाइना जो बहुत सिस्टमैटिकली बहुत स्लोली अपने आप को जिस तरीके से वो स्टैब्लिश कर रहा है, अगर वो ये चीजें शुरू करेगा तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि वहां तो सुपीरियोरिटी उसके पास चली जाती है टेक्नोलॉजी में और बहुत सी चीजों में। तो अगर हम पाकिस्तान को इतना पनपने दे रहे हैं, इतना हम उसको आगे बढ़ने दे रहे हैं, तो हमें एक गलत संदेश भारत की डिफेंस फोर्सेस, भारत की सरकार, भारत एज ए नेशन जो है उसकी एक गलत संकेत हम बाहर दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक तरफ वहां सफाई और दूसरी तरफ जो अब जैसे ये बात हो रही है कि इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव्स और कई ऐसे वारदातें हुई हैं जहां इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव इस देश में पाया जा रहा है, तो हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये तो फर्ज कीजिए कि वो किस्मत से कि वो पोस्टर लगाते हुए पकड़ा गया, वरना तो हम एक दिन जागते और ये जो जितना एक्सप्लोजिव था ये फट जाता, उसके बाद एनआईए जांच कर रहा है, ये जांच कर रहा है, हम वो कर रहे होते बैठ के। अब ये तो एक चांस की बात थी कि वो पोस्टर लगाते हुए उसका सीसीटीवी में आता है और धीरे धीरे कड़ियां जो है वो खुल गई। इट इज अ मैटर ऑफ चांस, नॉट
कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले से पता था इस बारे में। तो कहीं ना कहीं इस फेलियर को, इसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना जरूरी है कि जिन एजेंसियों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आप इन चीजों को वक्त रहते बताएंगे, जिससे कि बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, डिफेंस फोर्सेज है, वो एक्ट कर सकें, या पुलिस है या बाकी हैं वो लोग एक्ट कर सके। वहां हम कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं। ये तो किस्मत है कि जो ये इतना एक्सप्लोजिव जो है आप वो कह रहे इस्तेमाल नहीं होगा। जी, आप कह रहे हैं कि इजराइल वाला एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल 100 सोनार की और 1 लोहार की, एक बार में सफाया पूरा, वंस एंड फॉर ऑल। निपुण जी कैसे देख रहे हैं सर? निपुण जी जो मुझसे पूर्ववर्ती सर बोल रहे थे, सेना के हैं तो बिल्कुल उस तरह से बोलेंगे ही, और उनका भी नजरिया अपना सही है। इस प्रकार का जब बार बार हम तंग आ जाते हैं तो इस प्रकार की चीजें निकलती भी हैं। लेकिन देखिए, इसराइल और हमास का हम वॉर देख भी रहे हैं, कितना लंबा वॉर चल रहा है। देखिए, एक बात बहुत ही गौर करने वाली बात यह है कि इस समय वर्ल्ड में एक ही देश है जिसकी इकोनॉमी लगातार ग्रोथ कर रही है, और यही बात जो है दुनिया के कई देशों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगी कि भाई इतनी तेजी से भारत बढ़ कैसे रहा है। और एक जो डेवलप इकोनॉमी हो, लगातार उसकी ग्रोथ रेट अच्छी चल रही हो, तो उस देश को किसी भी तरीके से वॉर में जाना उचित नहीं है। रशिया जैसा देश अगर वॉर में जाता है, जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, और वो अपने आप को एक वॉर बेस इकोनॉमी बनाता है, तो चलता है। लेकिन भारत के लिए मैं मानूंगा वॉर तो उचित नहीं है, पहली तो बात ये। दूसरी बात देखिए, आज अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उनका जो स्टेटमेंट था, अगर आपने वो सुना हो, तो उन्होंने मार्को कहा रूबियो। कि, भारत के ऊपर जो अटैक हुआ ये एक टेररिस्ट अटैक था, और मार्को रूबियो को ये कहना कि हाँ ये आतंकवादी हमला था। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर भी जो अटैक हुआ उसका भी अमेरिका के द्वारा जिक्र किया गया, उसके लिए लैंग्वेज थोड़ा सा काफी ज्यादा मजबूती से बात रखी गई, हमारे लिए उतनी नहीं। लेकिन मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि अगर ये तय होता है कि ये आतंकवादी हमला जो था ये बहुत ही विदेश से प्लान था, तो ये बात बहुत आगे जा सकती है, भारत इसको लेकर आगे जाएगा। ये बात अमेरिका के दिमाग में एकदम क्लियर है। तो मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि अमेरिका कहीं ना कहीं बात को समझ रहा है कि अगर जैश ए मोहम्मद का हमारे को ये क्लियर हो जाता है कि इट्स द लिंक विद द जैश ए मोहम्मद, तो डेफिनेटली वी विल गो देयर। हम वहां पर जाएंगे, हम मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इस बात में कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि केवल आतंकवाद को ही हम हिट नहीं करेंगे, आतंकवाद के सपोर्टर्स को भी हिट करेंगे, और साथ ही एक आतंकवाद जैसी सोच को रखने वाली मानसिकता को भी हम हिट करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो आर्मी कुछ चीफ दिन ने कहा था पहले इस बार भूगोल बदल देंगे, और वो भी महीने जी, 1.5 महीने पहले की बात है। और वो तो मैं आपको बता दूं, अटल जी की मुझे पंक्ति इस समय जब 99 में हुआ था, तो हमने कहा भी था, उस समय कविता बनी थी कि अब की चिंता मत कर मियां, चेहरे का ओज बदल देंगे, इतिहास के बिसात का पूरा भूगोल बदल देंगे। आप देखिए, ख्वाजा आसिफ क्या बोल रहे हैं आज। आज उनका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था, वो ये बोल रहे थे कि वी आर रेडी टू द टू बॉर्डर्स, हम टू बॉर्डर वॉर के लिए रेडी हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान इस समय जिस प्रकार से घिरा हुआ है, पाकिस्तान डेस्परेट है कि भारत के साथ उसका एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। रीजन क्या है कि इंटरनल, देखिए किसी भी देश का जो नेशनलिज्म होता है उसको बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो लव टू द कंट्री या हेट टू द कंट्री। पाकिस्तान का जो नेशनलिज्म है वो हेट टू द इंडिया डेवलप होता है, और वो चाहता है कि जिस प्रकार का एक सिविल वॉर का एनवायरमेंट, चाहे बलूच हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर कब्जा किया हुआ है वो तो ऑलरेडी हम लेने ही वाले हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि स्मॉल स्केल अगर वॉरफेयर होगा तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपने आप को यूनाइट करने में आसानी होगी। और जिस प्रकार का 27 अमेंडमेंट किया गया, वो अमेंडमेंट दिखाता है कि पाकिस्तान इस बात के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। तो मैं मानूंगा कि ग्लोबल एस्पेक्ट्स इस मैटर्स में है। टर्की का भी एक इन्वॉल्वमेंट है, निश्चित रूप से इन्वॉल्वमेंट है। टर्की के लगातार आप स्टेप उठाइए, बात आज की नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में केवल एक कंट्री ऐसा था जो ओपनली पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा था, वो टर्की था। और टर्की के मंसूबे क्या है, टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान, इन तीनों के मंसूबे क्या रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट बात है। तो मैं ये कहूंगा कि ग्लोबल एस्पेक्ट्स भी है, इंटरनल चीजें भी है। लेकिन बात क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी टेररिस्ट हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, या जिस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले थे, वो सब के सब आपके इंडियन के यानी कि भारतीय हैं, चाहे वो कश्मीर के हो या किसी के हो। और आप सोचिए, ये एक सॉफ्ट टेररिज्म का एक रूप है।
इस तरह के रुपए के एक डॉक्टर जिसको ह्यूमैनिटी प्रोफेशन माना जाता है वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहले माना जाता था कि आतंकवाद है, नक्सल है, इस प्रकार की चीजें गरीबी में, बेरोजगारी में पनपती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो हमें ये भी देखना होगा, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को हमें ये भी तो देखना होगा ना कि 3,000 किलोग्राम अगर वो एक्सप्लोसिव को पकड़ लेते हैं। देखिए होता क्या है, टेररिस्ट को एक मौका चाहिए, हमारी फोर्सेस को लगातार सारे ही मौके चाहिए। ये जो हमला हुआ या जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, ये कोई प्लानिंग वाला नहीं था, ये तो अफरा तफरी में हुआ प्लान, अफरा तफरी के साथ हुआ है। जब सब पकड़े जा रहे थे, मुझे लगता है कि उसको पैनिक हुआ, उसे जाकर ब्लास्ट कर दिया कि चलो भाई कुछ तो कामयाबी मिले। तो उस तरह की चीजें हैं, अभी बहुत सारी चीजें जांच में सामने आएंगी बातें। हमें मुस्तैदी के साथ अपनी सरकार, अपनी फोर्सेस नहीं, के ये साथ जो रहना है। अब सवाल इस बात का है कि ये तो पाकिस्तान, तो मैं फिर से कह रहा हूं, पूरी तरह से लतखोर मुल्क है। इतना मार खाने के बाद भी, इतने जंगे हारने के बाद भी इसका रवैया चेंज नहीं हुआ है। और ये जब तक ये मुल्क पाकिस्तान के नाम से सिर्फ अगर पाकिस्तान पंजाब प्रांत ही रह गया तो भी वो वही काम करेगा वो, क्योंकि उसके डीएनए है। सवाल ये है, मैं तरुण भाई से सवाल लेना चाहूंगा कि आखिर पाकिस्तान की कमजोर नस क्या है? अमन चुग जी। देखिए जी, पाकिस्तान की कमजोर नस पैसा है, बट मैं थोड़ा उस पर आने से पहले मैं फिर थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। मुनीर को पैसे आए हुए हैं एंड दे हैव टू एक्ट। इफ दे डोंट एक्ट तो डीप स्टेट से जो पैसे आए हैं भाई, उसका किरदार चेंज हो जाएगा ना। उसके किरदार को निभाने के लिए उसको कहीं ना कहीं जब पैसे आए हैं तो उसको कुछ ना कुछ करना है। ट्रंप डीलिंग जो थी मुनीर के साथ, क्रिप्टो हब पाकिस्तान को बनाने के लिए पहलगाम अटैक से पहले थी। तो हम कैसे मान सकते हैं, अगर कोई बंदा ये सोचे कि नहीं नहीं यूएस इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, जो अभी जीपीएस की स्पूफिंग हुई, मैं मान ही नहीं सकता और कोई भी मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो हब बनाया पाकिस्तान को। उसके बाद आपको क्या लगता है कि सीआईए को ये भनक भी नहीं होगी कि जो पहलगाम में अटैक करवा दिया, एंड फिर उसके बाद वो करवाने के बाद मुनीर को और शहबाज शरीफ को बुलाया जा रहा है और लंच डिनर करवाया जा रहा है। मतलब लॉजिकल बात है। एंड 24 आवर्स बैक जब हमने पाकिस्तान को पहले ठोका तो वैंस ने कहा कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे, एंड जैसे ही हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर ठोका, जब वो F-16 जो रिपेयर हैंगर में खड़े थे 12-14 उड़ा दिए, तो बाद में फोन आ गया ट्रंप का या किसी का भी आया, लेटर से तो 24 आवर्स से तुम इंटरवेंशन क्यों आ गए। यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट रोल प्ले है। अब मैं दूसरे एंगल पे आता हूं। यहां पे मेरे साथी ने जिक्र किया कि टर्की का इन्वॉल्वमेंट इसलिए किया गया, कार्की साहब ने कहा कि टर्की का इन्वॉल्वमेंट इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ना जाए। ऐसा नहीं है जी, टर्की तो खुद विलिंगली बीच में आया है जी। एफएटीएफ का कोई खतरा ही नहीं है, आप समझिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाइल वी वर ऑनगोइंग, जब हम पाकिस्तान के ऑनगोइंग ये ऑपरेशन सिंदूर में थे, पहले $1 बिलियन सैंक्शन किया गया, फिर $45 बिलियन दिया गया उसको नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पे टूरिज्म को प्रमोट करने के। भाई वहां पे कौन सा टूरिज्म होता है जी खैबर पख्तून में? $45 बिलियन टूरिज्म प्रमोट करने के लिए काहे दे रहे हो? सिंपल सा लॉजिक है जी। एफएटीएफ वगैरह सब ड्रामा है, अल्टीमेटली पैसा जो है वो उनको देते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत के अंदर एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क है। उस नेटवर्क को वो जब मर्जी भारत के विद इन जितने भी टेरिटरीज हैं उसको अनलीश कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को मरने नहीं देगा। मुद्दा ये है, अगर आप मेरे से पूछो कि उसकी दुखती रग क्या है, फिर मैं और एलेबरेट कर पाऊंगा बाकी चीज पे। दुखती रग है जी करेंसी। मनी और करेंसी में फर्क है। मनी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि जैसा गोल्ड है, पाकिस्तान के पास डॉलर है। डॉलर एक करेंसी है। आप धीरे धीरे करके डॉलर का वर्चस्व फाइनेंशियल सिस्टम से एक तरह से तोड़ रहे थे आप, मतलब हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट तोड़ रही थी पिछले 10 सालों से। एंड आप देखो 67% वर्ल्ड की ट्रेडेबल रिजर्व करेंसी में अब वो 58% रह गया। पिछले 4 साल में ऐसा हुआ है जिसमें रशिया भी इकट्ठा हो गया, चाइना भी इकट्ठा हो गया, अब भारत तो वैसे इकट्ठा है, एंड ब्रिक्स का फॉर्मेशन है वहां पे। इसलिए अब इनको क्रिप्टो बैकडोर से लानी पड़ रही है, क्योंकि इनको पता है कि डॉलर का जैसी डिक्लाइन होएगा, और हर 100 साल में कोई भी रिजर्व करेंसी का डिक्लाइन हुआ है। पहले स्पेनिश रील का हुआ, फिर डच गिल्डर का हुआ, फिर फ्रेंच फ्रैंक का हुआ, फिर पाउंड का हुआ, अब यूएस की बारी है। वहां पे उसको कहीं ना कहीं, अगर हम आज इसको खत्म कर सकते हैं डॉलर की सुप्रीमेसी को, हेजेमोनी को, तो पाकिस्तान चाहे पंजाब रह जाएगा, और रह भी जाएगा अगले 2-3 सालों में, जो कि इनकी प्लानिंग है हमारी भारत फौज की। अगले 2-3 साल में पंजाब रह जाएगा, मगर जब करेंसी नहीं होएगी,
जब पैसे का फ्लो ही नहीं होएगा कौन मरेगा जी? पैसा अल्टीमेटली होएगा ना, तो कौन से आप स्कूल चलाओगे, मदरसे चलाओगे, या कैसे आप ब्रेन वॉश करोगे जब पैसा ही नहीं होना? अल्टीमेटली खेल तो भाई जो ब्रेन वॉश कर रहा है उसको भी तो पैसे चाहिए, अल्टीमेटली उसको भी तो लंदन में घर बनाना है और यूएस में घर बनाना है। तो ये वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मतलब ऑब्वियसली आपने कहा दुखती रख क्या है, कैसे हम उसको खत्म कर सकते हैं? फाइनेंशियल सुप्रीमेसी से खत्म कर सकते हैं जी। नहीं, सही बात है। और मुझे लगता है कि उसको उस कॉर्नर पे काम चल भी रहा होगा। और जहां तक बाल्कनाइजेशन की बात है उस पर भी काम चल रहा होगा। अगर भूगोल बदलने की बात हमारे आर्मी चीफ कर रहे हैं तो हवा में नहीं कर रहे हैं वो, उनके पास बहुत स्ट्रांग कुछ बैकिंग होगी, कुछ होगा उनके पास, तब वो दावा करें। क्योंकि हमारे आर्मी चीफ कभी भी आकर ऐसा बड़बोलापन जैसा कुछ कहते नहीं है या फिर करते नहीं है। वो बहुत नपातुला कहते हैं और बहुत कम कहते हैं। कुछ कहना चाह रहा है? उसके बाद मैं मलिक साहब, कार्की साहब के पास जा रहा हूं। इस बार 2 का 2.5 फ्रंट नहीं है, 2 का मैं पहले भी जिक्र किया, 3 फ्रंट है जी, पहला पॉइंट। दूसरा, जब से देखो ट्विन टावर अटैक जब हुआ था 2011 में, 9/11 में, ये तो सारे जानते हैं कि इट वाज आल्सो प्लान्ड बाय द डीप स्टेट विद इन यूएस। क्यों? इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए और डिफेंस लॉबी को अफगानिस्तान में पेनिट्रेशन मिल जाए। ये अब सारी बात खुल चुकी है, इसलिए मैं आज ये जिक्र कर रहा हूं। हालांकि कई लोग कहते, एंड आप देखो उस बिल्डिंग को कैसे गिरा गया, कोई एरोप्लेन से थोड़ा ना गिरा गया, तो बिल्डिंग की बिल्डिंग ऐसे ही गिर गई जी। यानी कि कहीं ना कहीं अंदर से पहले कोई ट्रिगर पॉइंट होएगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसे गिर गई। 9/11 के अटैक में अगर वो ट्विन टावर्स को ऐसे गिर सकते हैं, आपको क्या लगता है अगर यूएस के अंदर वो कर सकते हैं तो भारत के अंदर वो क्यों नहीं करेंगे, चाहे वो जितनी मर्जी दोस्ती हो? और दूसरा, आप ये समझिए, सेंट्रल एशिया में यूएस का इंटरेस्ट पिछले 2-3 साल में, 2 साल में रेदर, या 1 साल में दोबारा बढ़ रहा है। एंड डीप स्टेट और यूएस दोबारा चाहता है कि रशिया और भारत को एपिसेंटर बनाया जाए, ताकि वहां पे उसके आसपास लड़ाइयां हों। जैसे कि रशिया यूक्रेन है, ऐसी भारत के आसपास पहले श्रीलंका को ट्रिगर किया, फिर नेपाल को ट्रिगर किया, फिर बांग्लादेश को ट्रिगर किया, फिर म्यांमार को ट्रिगर किया। आप देखना जी, अगले साल भूटान को ट्रिगर करेंगे। अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं? शायद आपके पास तो इनपुट होएगा। अभी रिसेंटली यूएस के डीप स्टेट के साथ पाकिस्तान के आईएसआई ने मिलकर रशिया के S-400 टेक्नोलॉजी को कॉपी कैसे किया जाए। क्यों? क्योंकि सऊदी में जो डिफेंस सिस्टम है जो यूएस का, फेल हो गया था जब हुतीज ने अटैक किया था अरामको कंपनी पे। ऐसी अभी जब भारत ने, हमने ब्रह्मोस से अटैक किया तो पूरा यूएस का और चाइना का इंटीग्रेटेड सिस्टम फ्लॉप हो गया पाकिस्तान में। तो अल्टीमेटली उनको समझ आ रहा है कि हमें रशिया की टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। एक ये, दूसरा वो जो हेलीकॉप्टर और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है जो यूएस रशिया के पास है इन आर्कटिक ओशियन, जो इतनी टॉप नॉच नॉर्थ पोल में सर्दी में जो यूज कर पाते हैं, वो टेक्नोलॉजी यूएस के पास नहीं है, एंड उनको वो वाली टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लिंकेज बहुत गहरा है। लिंकेज, रॉ, केजीबी ऑब्वियसली इकट्ठे काम कर रहे हैं। और इस बार जो अटैक होगा भारत की तरफ से, मैं दोबारा ही जिक्र करूंगा, हम वो फुल ब्लोन वॉर में वैसे जैसे रशिया यूक्रेन को इनग्रोस्ड है, मोदी साहब इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है जी। वो ऑपरेशन करेंगे फिर रोकेंगे, फिर ऑपरेशन करेंगे फिर रोकेंगे, ताकि वॉर का नाम ही नहीं देंगे हम। मगर करेंगे वही जो चतुर्वेदी जी की इच्छा है साहब की, कि जी एक बार के लिए वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दो। और इस बार जो वंस एंड फॉर ऑल का मेरे को लगता है इनिशिएटिव होएगा नेवी से होएगा जी। नेवी कहेगी इस बार मौका हमें दो, और पीछे पीछे फिर आर्मी आएगी। हाँ, मलिक साहब क्या कहेंगे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा माइक चेक कीजिएगा मलिक साहब। ओके विवेक, कैन यू हियर मी? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, जो डॉक्टर अमन बोल रहे हैं उनकी बात में काफी वजन है। देखिए, जब आप जियो पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर हमको कोई हार्म पहुंचा रहा है तो हम की हमारी प्रोग्रेस से अफेक्ट कौन हो रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है जब हम ऊपर जाते हैं। हमें साफ साफ समझ आ रहा है, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे डीप स्टेट, ये डीप स्टेट मेरी नजर में भी, मेरी समझ के हिसाब से भी ये असली ट्रबल क्रिएटर है। और असली ट्रबल क्रिएटर अब हम पिछले 5 या 6 साल या 7 साल ले लीजिए, अगर हम अपने चारों तरफ को देखें, श्रीलंका, अभी लेटेस्ट श्रीलंका से लेकर नेपाल तक, इन्होंने क्या किया, ये सारे के सारे वो काम कर रहे हैं ताकि इंडिया को उसका अटेंशन डिवाइड करो, उसकी प्रोग्रेस से हटाओ, इंडिया के रिसोर्सेज को डिवाइड करो, इंडिया के रिसोर्सेज को एंगेज कराओ। और इसके लिए चाहे प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे डीप स्टेट का इस्तेमाल करना पड़े, और चाहे भारत के जो जिसको 0.5 बोलते हैं ना फ्रंट, और साहब बोल रहे फुल फ्रंट, मेरा मानना है कि हम उस स्टेज से निकल चुके हैं जब ये एलिमेंट छोटा होता था, जब इसका मैग्नीट्यूड कम था।
आज ये 0.5 फ्रंट ना, ये पूरा 1.1 फ्रंट हो चुका है, पूरा फुल फ्लेज फ्रंट हो चुका है। ये फ्रंट इंडिया को अंदर से पूरा नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। किसके इशारे पर? उसके इशारे पर। अगर मैं इसको एक छोटे से समराइज करूं, डमरू कोई बजा रहा है और नाचने वाले बंदर की कमी नहीं है। मेरा मतलब है, मैं प्रॉक्सीज की बात कर रहा हूं। ये इंडिया में जो डमरू बचाने से जो नाच रहे हैं ना, ये फॉल्ट लाइंस पर खेल रहे हैं। फॉल्ट लाइंस क्रिएट की जाती है जो थिंक टैंक्स हैं, जो बैठे हैं दूर दराज, जैसे कि डीप स्टेट। डीप स्टेट ऐसा नहीं है कि वो एक नेगेटिव संस्था है। डीप स्टेट के अंदर वो सब लोग शामिल हैं जिनके अंदर ब्रेन है, पैसा है, इंडस्ट्री है, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम उठ के उनका मुकाबला करें। चाइना से उन्होंने आज ये लिया है, भले वो बैठ के गलवैयां करते हो और G2 की बात करते हो वहां पे जाके वहां के प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन उनकी नजर में खटक रहा इंडिया है। इंडिया इसलिए खटक रहा है कि हमारी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ऊपर क्यों है? हमने तो नहीं बनाई, IMF बोलता है, वर्ल्ड बैंक बोलता है, दुनिया की जितनी इंडिपेंडेंट एजेंसीज है ऑन इकोनॉमिक फ्रंट डेवलपमेंट, वो हमको क्यों बोल रही है कि हम 6 के ऊपर ही जा रहे हैं। 6 मतलब ये काफी हद तक अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, अमेरिका के कहने पे हो रहा है, और फंडिंग भी इनडायरेक्टली वहीं से आ रही है। 100% विवेक, मेरा इंटरेस्ट दोनों का है, अमेरिका पाकिस्तान दोनों का है। यस, पाकिस्तान एक टॉय है जिसको वो चाहे जब खेल लेते हैं, जब उसको मतलब लेफ्ट खिलाओ राइट खिलाओ। पाकिस्तान तो एक टॉय रहा है, आज से नहीं, जिस दिन से पाकिस्तान का जन्म है पाकिस्तान के साथ खेला गया है, और उसको खेले का मतलब है यूज किया गया है। और पाकिस्तान इतना मजेदार मुल्क है कि वो आराम से अपनी मर्जी से खिलवाता है कि खेलो, मुझको यूज करो। और ये बात सही है जो हमारे वक्ता कह रहे थे, डॉलर पैसा, डॉलर, हाँ डॉलर चाहिए, डॉलर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कारगिल सर का एक रिएक्शन, फिर मैं मेजर साहब और निपुण जी आपके पास आ रहा हूँ। इस बीच अमन भाई भी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन पहले कारगिल तरह पूरा कर ले, फिर मैं अमन भाई आपके पास आ रहा हूँ। मैं अग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ अपने जो प्रीवियस हमारे वक्ताओं ने बोला है। जो हमारे देश के अगल बगल श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, इनमें जो तख्ता पलट हुआ है उसका कारण ये है क्योंकि इस रीजन में अमेरिका और चाइना की प्रभुत्व की बहुत बड़ी लड़ाई है। म्यांमार भी उसमें शामिल है, और ये सारे तख्ता पलट वहाँ पे हुए थे जो प्रो चाइना रिजीम थी। देखिए, अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म अभी जो कॉन्फ्रंटेशन है वो चाइना के साथ है, क्योंकि चाइना 18 से ऊपर ट्रिलियन इकोनॉमी और वो 33, वो आपस में दो कॉम्पिटिटर्स हैं, और चाइना उसको बोलता है कि मैं आपको रिप्लेस करूंगा। तो फिलहाल इमीडिएट थ्रेट और पावरफुल एंड पोटेंट थ्रेट टू अमेरिकन हिजोनमी इज चाइना, और चाइना को साउथ चाइना सी में और साउथ एशिया में अमेरिका को कॉन्टेस्ट करना है। वो सोच रहा था कि हिंदुस्तान पूरा उसका एलाय बन के चाइना के अगेंस्ट बेसेस देगा या बांग्लादेश में मिल जाएगा, उसको कुछ हुआ नहीं है, इसलिए वो छटपटा रहा है। और उसने, चाहे वो ओली सरकार हो चाहे हसीना, वॉज बैलेंसिंग बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, बैलेंस बना रखा था, उसको हटा दिया उसने, अपना यूनेस्को लगा दिया। वैसे ही जो ये नीचे राजापक्षे फैमिली थी, ये टोटली चाइना के जेब में थी। तो ये वो था। हिंदुस्तान जो है अमेरिका के लिए एक खट्टा मीठा एक्सपीरियंस है, एक बहुत बड़ा रीजनल पोजीशनिंग है इसकी, और हमारी पावर है जो कि वो अपने यहाँ प्रभुत्व बनाने के लिए बीइंग को डेमोक्रेसी चाइना के अगेंस्ट यूज करना चाहता है, पर इंडिया उसका फॉलोवर नहीं बनना चाहता, वो उसको ठीक नहीं लग रहा है। और तीसरा, अमेरिका और चाइना दोनों ये नहीं चाहते कि हम नंबर 1 और नंबर 2 की जो लड़ाई कर रहे हैं उसमें कोई नंबर 3 बीच में आ जाए। तो ये दोनों को दोनों मिलके हमारे अंदर के जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इसमें ये जो यूजफुल इडियट्स बोलूं या फिर ये जो रेडिकल थॉट वाले लोगों को इन्होंने उकसा रखा है, जो ये मैं इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के जरिए जो ये कर रहे हैं, ये इंडिया को कंटेन करने के लिए है, ना कि टोटली तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। हाँ, रिजीम चेंज अगर हो जाए तो डीप स्टेट बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी कोशिश कर ली है। रिजीम चेंज इंडिया में मोदी को हटाना आसान नहीं है। जो प्लेबुक उन्होंने पूरी दुनिया में लीबिया से लेके यहाँ तक पूरी लगा रखी थी, वो हिंदुस्तान में नहीं चली कि वो पहचानते हैं। और शायद वो रिकनसाइल भी कर रहे हैं कि एक friendly India under a powerful and stable leader is more useful to them than, but
उसकी ग्रोथ को किसी ना किसी तरह से हम धीमी करते रहें, उसको ऊपर नहीं आने दें, ताकि चाइना और अमेरिका जो G2 है वो G3 को हमको नहीं आने देंगे। ये है। तीसरी एक बात और किसी चाइना ने नहीं बोली चाहते होंगे वो, एक चाइना से पहले ही परेशान है, वो चाह रहे हैं इंडिया भी पावरफुल हो जाएगा तो साउथ इतना, स्पेशली साउथ एशिया इतना पावरफुल हो जाएगा कि पूरे यूरोप और अमेरिका को वो टक्कर दे पाए, अगर चाइना और भारत ही मिल गए तो इस हिसाब से। और RIC रशिया इंडिया चाइना अगर रशिया मिल इंडिया जाते हैं तो उनको वो सूट नहीं करता, इसलिए वो इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा एक कंपटीशन, राइवलरी या फिर एनिमिटी को उजागर करना चाहेंगे, जिसमें इंडिया को बोलेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, चाइना के अगेंस्ट ये करेंगे, तो वो उनकी लॉन्ग टर्म है। और तीसरा, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को अभी अगर हम फुल स्केल वॉर जो कोई एडवोकेट कर रहे थे वो ठीक नहीं रहेगा। अभी हमारे को इकोनॉमी पे ही पूरा फोकस करना है। लड़ाई को शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये होटल कैलिफोर्निया की तरह है, यू कैन गेट इन एनी टाइम यू लाइक बट यू कैन नेवर लीव। अगर आप अभी इसराइल को देख लीजिए, 3 साल से वो लगा हुआ है। और अगर हमारे एयर चीफ साहब ने जो बोला था कुछ दिनों पहले, द आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, क्योंकि जिस समय आपके दुश्मन घुटने पे आ रहा है और आपकी जो मोमेंटम है काइनेटिक ऑफेंसिव का वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको लालच होता है, जैसे राइजिंग स्टॉक मार्केट में होती है, थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा और कर लूँ। और जिस समय टाइड बदलेगी उसके बाद आप फिर एट्रिशन की वॉरफेयर में अटक जाएंगे, और एट्रिशन वॉरफेयर जो है वो आपके देश के सारे रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर देता है। और इंडिया क्या अभी जो है, अगर हमने करना है, लेट द इकोनॉमी रीच अ लेवल ऑफ चाइना और समवेयर नियर बाय, और उसके बाद हम जो अपने लेकिन एक लिमिटेड रिस्पांस तो रहेगा। लिमिटेड रिस्पांस के बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरे जैसे कि कह रहे तो हो सकता है इस बार नेवी वाला ऑपरेशन दिखे। बैल्कनाइजेशन अगर करना है पाकिस्तान का, पंजाब को अलग थलग करना है, तो वो तो हो ही रहा है, वो खुद ही इम्प्लोड कर रहा है। उस इम्प्लोजन को हेल्प करें, खुद अपने उस आग में घुसने की कोई जरूरत नहीं, और उसमें अपने को उलझाने की इस समय कोई जरूरत नहीं है, जबकि पाकिस्तान खुद ही अपने को तोड़ने पे मादा है। मैं मेजर आशीष का टेक जानना चाहूंगा, ये जो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी की बात आ रही है उस पर। मेजर आशीष, देखिए, ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी हमेशा से रही है, कुछ चीजें अब ज्यादा उजागर हो रही हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि भाई हमारा इमीडिएट थ्रेट किससे है। यूएस से हमें डायरेक्ट थ्रेट कभी भी नहीं है, ना मैं समझता हूं आगे कभी भी होगा। यूएस जो है वो पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान को बहुत पसंद करता है, वो उसके लिए एक साउथ ईस्ट एशिया में चाइना पे दबाव बनाने के लिए, और इससे पहले उसने जो रशिया के खिलाफ जो तालिबान को खड़ा करना था जब कोल्ड वॉर का पीरियड था, तो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। यदि हम अगर अमेरिका से अपने रिश्ते सुधार लेते हैं, उन चीजों को हम थोड़ा सा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, तो मुझे लगता है अमेरिका पाकिस्तान से थोड़ा सा दूरी बनाएगा। और जैसा कि कहा जा रहा है और जैसा कि अब दिख भी रहा है कि उसका जो, देखिए, अमेरिका चाहता है कि उसकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है या जो उसकी सुप्रीमेसी है दुनिया पे, जो उसको चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग में आज अमेरिका बराबर ही आ गया है। बहुत सी दुनिया की कंपनीज हैं जो प्रोडक्शन जो उनका है, जो सामान देते हैं, वो सब चाइना में बन रहा है। तो जितना इकोनॉमिकल उनको चाइना से पड़ रहा है और कहीं नहीं पड़ रहा, तो इसका असर पड़ रहा है। वो चाइनीज इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही है और चाइना बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। ये चीज खटक रही है अमेरिका को, और चाइना से हमें इमीडिएट थ्रेट। तो समझदारी हमारी इसी में है कि अगर हम अमेरिका से अपनी चीजों को बिल्कुल ठीक रख सके, बिल्कुल ठीक बना ले, तो हम चाइना को कंटेन कर पाएंगे आसानी से। वरना बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि चाइना किसी ना कि वो भी तैयारी कर रहा है, अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है, और फिर वो हमारे ही बॉर्डर्स पे हमारे उस साथ उसका डायरेक्ट डिस्प्यूट है कई जगह पे। मेयर साहब, वो उसने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के साथ सॉल्व कर लिया, सिर्फ इंडिया के साथ उसने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं किए। हाँ, छोड़ के। तो हमारे लिए ये स्थिति बहुत खराब है कि दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका और चाइना, वो दोनों ही अगर हमारे खिलाफ हैं, एक प्रत्यक्ष रूप में और एक अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसको हमें समझना है जी। ये बहुत बड़ा विषय है। ये सोचने की जरूरत है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। सिर्फ वॉर में तो आप कभी जाएंगे, वो तो बात की बात,
लेकिन बाकी सैंक्शंस, बाकी आपकी ग्रोथ, आपकी इकोनॉमी, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप वो सारी चीजें जो है वो यही लोग गवर्न कर रहे हैं अभी, अमेरिका और चाइना, और दोनों ही हमारे खिलाफ हैं। तो हमें अपनी ताकत को देखिए, ताकत मैं उसी को मानता हूं, ताकत वो नहीं है कि मेरे जो पीछे इतनी चीजें हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो ताकत है। जब ठीक तक है। ताकत का इस्तेमाल नहीं है जी वो ताकत नहीं होती। ठीक है। निपुण साहब क्या कहेंगे इस पर? मैं चूक साहब आपके पास आ रहा हूं। निपुण साहब। नहीं, देखिए अभी जो सर कह रहे थे बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि अमेरिका चाइना, देखिए अमेरिका की पॉलिसी सिंपल सी है, वो ये चाहता है कि भारत जो है अमेरिका का पिछलग्गू रहे। और अमेरिका ने भारत के बारे में ये था कि अमेरिका की सोच कि मैंने भारत को बहुत कुछ दिया, चाहे वो न्यूक्लियर डील की हम बात करें, चार चार पैक्ट किए, जिस प्रकार के समझौते दुनिया के बहुत ही कम देशों के साथ नाटो के अलावा अमेरिका ने किए, चाहे वो कौम का सा डील हो, बहुत सारे जो वो बात करें, बेसा बात करें, बहुत सारी डील की। यहाँ तक कि बहुत सारे ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, एमडीसीआर, इस अलावा वाटर अरेंजमेंट, एनएसजी में दावा किया भारत की मेंबरशिप का। तो बहुत जगह अमेरिका ने किया। अमेरिका को ये था कि मैं इतना ज्यादा भारत को दे रहा हूं तो भारत भी रेस्पॉन्ड करेगा और जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। लेकिन भारत ने अपने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चले, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ रशिया और साथ में आपका अमेरिका दोनों को लेकर चले। अमेरिका को यही बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक लगती है कि हम इतना कुछ दे रहे हैं, भारत की ओर से रेस्पॉन्स हमेशा ये चाहता है अमेरिका की चीन के सामने भारत जो है एक उसकी कहते हैं शील्ड की तरह, एक कैप्टन की तरह खड़ा हो। लेकिन भारत वहां भी चीन के साथ में बेटर रिलेशन बनाने का प्रयास हमेशा करता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रहे, इश्यूज रहे, लेकिन प्रयास किया। तो अमेरिका हो, चीन हो, और हमें ये भी याद है कि 19 अगर आप 60 तक देखें तो चीन की ग्रोथ रेट हमसे ज्यादा नहीं थी, चीन की ग्रोथ रेट हमसे कम थी। लेकिन 70 में जब दोनों साथ आते हैं तो अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फिर यूरोप का चीन में जाता है और चीन सामने खड़ा हो जाता है। आज अमेरिका के 2010 के बाद तो ओपनली अमेरिका को चीन चुनौती दे रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि पहले से ही भारत को क्या रखना है, हमको सीमाओं में रखना है कि भारत चीन की तरह न बन पाए। ये बात प्रैक्टिस में कोई दो राय नहीं है। और चीन का तो सिंपल सीधा सीधा बात है कि चीन जानता है कि आज वर्ल्ड का अगर सबसे बड़ा यूथ किसी के पास है, पॉपुलेशन किसी के पास है, और ग्रोथ जिस प्रकार से 6% हमारी चल रही है, इतनी चीन की भी नहीं है। तो चीन सीधा डायरेक्ट दे रहा है कि एशिया में अगर कोई चैलेंज करने वाला है तो वो भारत है। तो ये दोनों तो हैं। लेकिन देखिए पाकिस्तान कहीं भी किसी तरीके से स्टैंड नहीं करता है, पाकिस्तान भी इस बात को जानता है। तभी पाकिस्तान 1989 से प्रॉक्सी वॉर, सर पाकिस्तान तो सर एशिया में गली के गुंडे की तरह काम कर रहा है। पाकिस्तान लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं एक सिंपल सा कहता हूँ, लो इंटेंसिटी वॉर, प्रॉक्सी वॉर। कोई भी देश अगर ताकतवर देश के अगेंस्ट शुरू करता है तो उसका मतलब यही है कि वो देश ऑटोमेटिकली मान रहा है कि मैं कमजोर हूं और मैं डायरेक्ट वॉर में जाके पंगा नहीं ले पाऊंगा। तभी वो पॉलिसी बनाता है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, कि हम एक कट से तो काम नहीं कर पाएंगे, हम तो 1000 कट से कट करेंगे। अमन साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप संक्षेप में? देखिए जी, मंगल की महादशा है भारत की, लड़ाई तो होगी। मुद्दा यह है कि मोदी साहब फुल ब्लोन वॉर से हटके ऑपरेशंस की तरफ काम करेंगे। एंड ऑपरेशंस जैसे कि मेरे कई साथियों ने भी कहा, हर जगह से जो जो कॉर्नर्स हैं वो चाणक्य नीति के तहत डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स ही करते करते एंड वन फाइन डे फिर फाइनल ब्लो करेंगे। चाइना की जो इकोनॉमी है, जहाँ पे कई बार बात हो रही है चाइना की इकोनॉमी ग्रो वगैरह, चाइना की इकोनॉमी क्रैश लैंडिंग की तरफ है जी। हमें समझना है, हम चाइना और यूएस की इकोनॉमी नंबर 1 नंबर 2 तो बात कर रहे हैं, जीडीपी के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। जीडीपी डेल्ट इन डॉलर्स है, जीडीपी इन डॉलर्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोल रहे हैं वो भी इन डॉलर्स है। सो अल्टीमेटली अगर हम असली में ऑन पेपर्स देखें, यूएस की ट्रेजरीज कोई खरीद नहीं रहा और चाइना ने पिछले 40 साल से यूएस के लिए जो सप्लाई किया सारा सामान, जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया डेंग जियोपिंग ने और जिमी कार्टर ने मिलकर 1978 के तहत और वन चाइल्ड पॉलिसी शुरू कर दी थी चाइना में। उसके बाद 40 साल में सिर्फ $3 ट्रिलियन बना पाया चाइना, जो कि अब बेचते 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 अब चाइना का सिर्फ 850 या 600-700 बिलियन डॉलर रह गई है ट्रेजरीज की। बाकी इन्वेस्टमेंट उसकी सारी डॉलर टेक्नोलॉजीज में है। तो इसलिए चाइना या यूएस को आप नंबर 1 नंबर 2 इन जीडीपी इन डॉलर टर्म सोच रहे हैं। क्रैश लैंडिंग है जी, आपको बहुत जल्दी, इनफैक्ट बहुत जल्दी क्या, आप चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पीबीओसी का रिजल्ट मतलब पाकिस्तान के दोनों अब्बू बेकार हो जाएंगे, ये कह रहे हैं आप? दोनों अब्बू के पास अल्टीमेटली देखो जी, मैं और एक नेक्स्ट स्टेप पे अभी आ रहा हूं, बट मैं यहां पे थोड़ा टिप्पणी दे दूं। ये दोनों सेंट्रल बैंक्स
के ट्रेजरीज की कोई खरीदार नहीं है, पीबीओसी का भी नहीं है। अब मैं आता हूं, हम सैंक्शन की बात करें, सैंक्शन कौन सी करेंसी में होएगा? डॉलर में। अपने को डॉलर चाहिए ही नहीं भाई। बिल्कुल। मैं ब्रिक्स मैं तो करूंगा ही ना डॉलर में डील, मेरे को सैंक्शन क्या करोगे? अब मैं आता हूं डीप स्टेट के रोल पे, मैं इसमें 2 मिनट लूंगा। अमन साहब, आप माफी चाहूंगा, समय सीमित है, मैं दोबारा ठीक कनेक्ट करेंगे आपसे, सारे मेहमानों से दोबारा कनेक्ट करेंगे तो फिर से हम आराम से बातचीत करेंगे। लेकिन जवाब तो जाएगा सर, रिस्पॉन्स तो जाएगा, ये कम से कम एक राय तो है हमारे पैनल में, रिस्पॉन्स जाएगा, फिर से जाएगा और बार बार जाएगा, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर हुआ। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।